पीर पंजाल रीजन जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक स्विंग फेनोमेना होगा, जो जिस जाविये से मैं ये देख रहा हूं। और मैं नौजवानों से यही बार बार कहता हूं कि आप अपने वजूद को पहचानिए, आप दूसरे का औलाकार मत बनिए। अगर आपको इस कंट्री में ग्रो करना है, इस जम्मू कश्मीर यूटी में ग्रो करना है, स्टेट बनती है कल उसमें ग्रो करना है, तो आपको किसी की स्टेपनी नहीं बनना है, अपना वजूद कायम करना है। और मैं जो देख रहा हूं ये वजूद कायम होगा, ये एक सॉलिड रीजन होगा और ये किंग मेकर्स की धरती होगी। जम्मू कश्मीर में कोई गवर्नमेंट पीर पंचाल के लोगों की मर्जी के बगैर नहीं बने। अगर इन लोगों को, गुजर हो या पहाड़ी, इनको अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को अंडरस्टैंड करना है और एक फैक्टर के तौर पे, एक स्टेक होल्डर के तौर पे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में कुंजी अपने हाथ में रखनी है, तो फिर इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुंजी जो है वो मियां अल्ताफ साहब के पास, जिस तरह से उनका फैक्टर है वहां पे पुंछ राजौरी में खास तौर पर अगर हम देखें, तो क्या आपको लग रहा है उसकी कितनी अहमियत है इस रीजन में? मैं ये नहीं कहूंगा कि कुंजी उनके पास है या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुंजी है। मियां अल्ताफ साहब जिस घराने से हैं, जिस फैमिली से आते हैं, उनका एक अच्छा खासा असर रसूख समाजी एतबार से और बरादरियों के उस जाविये से देखा जाए तो मौजूद है, इसमें कोई शक चाल वालों से इस बुनियाद पे वोट हासिल करना चाह रहे हो कि आपको बीजेपी खा जाएगी और मैं यहां खड़ा हूं आपको बीच में बचाने के लिए, ये आप जो फियर साइकोसिस पैदा कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो? या तो आप कहें दूसरी तरफ कोई सहाबा की जमात है बीजेपी के मुकाबले में, या आपको जमात इस्लामी की हुकूमत कायम करने जा रहे हो, या निजाम मुस्तफा लेके आ रहे हो, तो फिर तो हम कहें कि ठीक है जी, उमर साहब का कहना दुरुस्त है कि बीजेपी की मुखालफत में वो इस्लामी निजाम यहां कायम कर रहा है। अब वो ट्राइबल फंड्स जो हैं, ट्राइबल सब प्लान जिसको बोलते हैं, उसको खर्च करने की जिम्मेदारी उमर साहब ने एक ऐसे बंदे को दे दी है जो कंट्रोवर्शियल ही नहीं बल्कि एक कम्युनिटी का है, और वो उसके इंटरेस्ट जो है दूसरी कम्युनिटी से क्लैश करते हैं। क्रीमी लेयर पे आते मुझे जस्टिस जीडी शर्मा साहब के पास जिस वक्त मैं पहाड़ियों का शेड्यूल ट्राइब का इशू लेके गया, तो उनका पॉइंटेड क्वेश्चन मुझे ये था कि क्या आप क्रीमी लेयर के कंसेप्ट के अगेंस्ट हैं? मैंने कहा बिल्कुल, मैं चाहता हूं क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दी। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सियासत, अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, जम्मू ने 2014 में भी एक सेक्ट को वोट दिया और कश्मीर में भी उसी तरह के रिजल्ट आए। उसके बाद जिस तरह से ब्रिज बनाने की कोशिश की गई, साउथ पोल को नॉर्थ पोल से मिलाने की कोशिश की, सबका दावा ये था कि ये जो दूरी थी ये कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। उसके बाद 2024 का जब इलेक्शन हुआ उसमें भी उसी तरह की फ्रेगमेंटेशन देखने को मिली, और इस बीच डिलिमिटेशन हुई। डिलिमिटेशन के बाद जिस तरह से हमने देखा सीटें जो बढ़ी भी, और साथ ही साथ जिस तरह पॉलिटिकल जो पंडित हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि पीर पंचाल जो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए एक जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए एक अहम पॉइंट बन सकता है। पीर पंचाल के स्टालवर्ट लीडर हमारे साथ हैं मुर्तजा खान साहब, इनसे जानेंगे आज के दौर में जो पीर पंचाल की अहमियत क्या है। वेलकम टू विद द पीपल पॉडकास्ट। मुर्तजा खान साहब हमारे साथ है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तजा साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से मैंने बात की जम्मू कश्मीर की फ्रेगमेंटेशन को लेकर और पीर पंचाल की अहमियत को लेकर, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज? देखिए, हमारी जो तारीख है उसका एक अलमिया रहा है। एक दो मौकों पे मैंने खुद से इसको एक्सपीरियंस किया एज ए विटनेस कि जम्मू वर्सेस कश्मीर को हमेशा परवान चढ़ाया गया और इन दो रीजन्स की पॉलिटिक्स को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करके सियासी फायदे हासिल करने की कोशिश की, चाहे जम्मू वाला सियासतदान रहा हो या कश्मीर वाला रहा हो। बल्कि एक आध किसी वाक़े का मैं ऐनी शाहिद हूं कि कश्मीर के एक बहुत बड़े लीडर ने जम्मू के अपने वो जो हलीफ थे उनको मतलब बड़ी सख्त अल्फाज में ये बात कही कि आप जम्मू की बात इतनी शिद्दत के साथ क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसका फौरी रिएक्शन दूसरी तरफ भी होता था। तो ये हमारी हिस्ट्री है, उसकी ज्यादा निटी-ग्रिटी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पे
जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस जम्मू, बिल्कुल ये हमेशा से रहा ये है। हमेशा से रहा है और उसका रास्ता बहरहाल से जाता ठीक, है। अब सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है और उसके कई एक फैक्टर्स हैं। ठीक, पीर पंचाल को आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, या उस रेफरेंस से कि जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो बात करते हैं, जो जानकार लोग हैं उनका तज्जिया दुरुस्त है। पीर पंचाल रीजन जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक स्विंग फेनोमेना होगा। बिल्कुल, जो जिस जाविये से मैं ये देख रहा हूं, इस रीजन के पॉलिटिशियंस या लोग अगर अपनी अहमियत को, अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को सही तरीके से पहचान लें, तो इनकी मर्जी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। इनके पास एक तरीके का वीटो होगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, और स्विंग ये करेंगे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को। इस बार हमने देख लिया, जैसे 2024 के इलेक्शन हुए, यहाँ 8 सीटें थी। इन 8 में से एक कांग्रेस के पास है, एक बीजेपी के पास है, 2 इंडिपेंडेंट्स हैं और 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बल्कि इंडिपेंडेंट्स 2 जो हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बैक कर रहे हैं। ये 6 लोग हैं। अब इनको जरा हटा दीजिए और फिर सियासी मंजरनामे को एनालाइज किए। फारूक उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट जो है ये माइनॉरिटी में आ जाती है। इस वक्त भी की जो रोल जो है इन्हीं पॉलिटिशियंस का है, इन्हीं लेजिस्लेटर्स का है जो पीर पंचाल से आते हैं। ये अलग बात है कि मुझे उनसे ये गिला है कि जितनी एक रेलेवेंस उनकी आज है इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, उतना वो बार्गेन नहीं कर पाए। अपनी जात के लिए नहीं बार्गेन करना था उनको अपने लोगों के साथ के लिए बार्गेन करना था। और ये खुदा न खास्ता कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होती, बल्कि हिस्ट्री का जो पिछले 60-70 साल से 75 साल से इस रीजन को लैग बिहाइंड करने के लिए माहौल पैदा किया गया है, उस नाइंसाफी को दूर करने का एक बेहतरीन मौका था। और इन लोगों को चाहिए था कि ये 6 के 6 किसी, मैं नहीं कहता हूं कोई मिनिस्टीरियल बर्थ की सूरत में होता या कुछ, कोई इकोनॉमिक पैकेज होता जिसके नतीजे में इस रीजन में कोई अच्छा सा एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम करते, हेल्थ का कोई इंस्टीट्यूशन कायम करते, सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते, बिजली की तरसील के निजाम में कोई वाजिया फर्क होता। क्योंकि ये रीजन आज भी बिला खौफ तरदीद आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के सबसे पछड़े हुए रीजन में पीर पंचाल रीजन है, और ये इनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस एक तरीके से पैदा हुई है। सर यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पुंछ राजौरी में रहे हैं, आपने वहाँ लोगों से भी बात की, तो किस तरह का आप देखते हो वहाँ के लोगों का पॉलिटिकल विल, क्या माइंडसेट लेके वो आते हैं, किस तरह से लीडर चुनते हैं, क्या चॉइस रहती है वहाँ? देखिए, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इर्तिकाई अमल है। मैं उसी तरफ में इनफैक्ट आपका इशारा भी करवाना चाह रहा था। बात यह है कि अगर ये एक स्विंग एरिया बन रहा है तो उसके रीजंस क्या है, हिस्ट्री इसकी क्या है, इससे पहले ये किस तरफ जाया करते थे, रिवायती तौर पर इनकी इंक्लिनेशन किस तरफ थी, और अगर आज वो इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं उस तरफ से मुड़ रही है दूसरी तरफ, तो उसके रीजंस क्या है। तो ये कई एक फैक्टर्स हैं जिनको जानने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, पीर पंचाल बाय एंड लार्ज उसी को टॉक करता था। एक फैक्टर तो ये था। लेकिन हाल ही में कुछ इस तरीके की चीजें रोनमा हुई हैं जिसकी वजह से लोगों में एक तरीके का आप कह लीजिए कि अदम इत्मीनान, मैं उससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन लोगों के अंदर है कि हम जिनके साथ हमेशा जीते मरते रहे, आज हमारी बारी आई है तो वो हमारी तरफ भी अंगुश्त नुमाई करते हैं। एक इशारा मैं आपको दूंगा रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके। रिजर्वेशन खास तौर से जब पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला, उससे पहले भी तो रिजर्वेशन होती रही। हमारे गुजर भाइयों को शेड्यूल ट्राइब मिला, या आरबीए था, या एएलसी कैटेगरीज, जो भी थी, उन कैटेगरीज या उन रिजर्वेशन के जमाने में वादी कश्मीर में हमने किसी तरीके से वो रिजेंटमेंट नहीं देखी जो इस बार देखने को मिली पहाड़ियों के बाद। तो पहाड़ी कम्युनिटी जो बाय एंड लार्ज इस रीजन में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनके अंदर एक फीलिंग ये जरूर है कि ऐसा क्या हो गया है कि अगर हमें 10% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब मिली है, और वो भी इस बुनियाद पर मिली है कि हम यहाँ जिस माहौल में रह रहे हैं आसपास में,
हमारे जो दूसरे भाई यहाँ रह रहे हैं, हम भी उसी हालत में हैं। अगर तो हमें उनके बराबर यकसा अगर कर दिया गया है, तो उसके नतीजे में कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर्स ने खुल्लम खुल्ला मीडिया में आके रिजर्वेशन को उन्होंने रैशनलाइजेशन या जो भी आप कह लीजिए उसकी डिमांड क्यों शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है पीर पंचाल के लोगों के लिए। ठीक, तो रिवायती पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अलग होने का एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि जिस वक्त उनको ये इस मौजू पर बात करने की का मौका मिलता है, तो फिर वो माजी को भी याद करते हैं कि अगर हमारी ज़बूं हाली, बदहाली या पसमानगी रही है तो उसके असबाब क्या हैं। तो वो भी ऑब्वियसली फिर आप एट्रीब्यूट करेंगे उन्हीं जमातों से जिन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में हुकूमत की है मुख्तलिफ अदवार में। किसी ने 10 साल की, किसी ने 30 साल की, 40 की, आखिर तो उंगली तो उन्हीं की तरफ उठेगी। तीसरी बात, जो डिलिमिटेशन हुई है, डिलिमिटेशन में जितना हिस्सा पीर पंचाल को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी 7 से 8 हो गई, एक सीट और भी बढ़ गई है। और बहुत सारे लोगों ने, जिनमें मैं भी हूं, मैंने अपने लोगों को यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि आप एक स्टेक होल्डर हैं। आप अपने आप को मत नथी कर लीजिए किसी एक सियासी जमात से, चाहे वो जम्मू बेस्ड सियासी जमात हो या कश्मीर बेस्ड सियासी जमात। आपका एक वजूद है, आपकी एक हिस्ट्री है। 47 में डिवीजन के नतीजे में आप यहाँ पे बिल्कुल डेड एंड पे आके रह गए हैं। लेकिन जितने भी हैं आप, तो आप एक स्टेक होल्डर की तरह से बात कीजिए, आप किसी के साथ नथी मत हो जाइए। तो वो भी एक फीलिंग है जो नौजवानों में खासकर उजागर होना शुरू हुई है। और मैं बार बार अपने साथियों से, नौजवानों से बिलखुसूस ये बात कहता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपना हक मांगेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है आप किसी दूसरे के हक तलफी की बात कर रहे हैं। उसका हक अपनी जगह, वादी कश्मीर के किसी सियासतदान का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का राइट जो है, या उनकी ख्वाहिशात हैं, या उनका जो एक प्रोग्राम है या उसको वो फॉलो कर रहे हैं, अपनी जगह कायम रहे। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी ये हक हासिल है कि आप अपनी डेवलपमेंट की भी बात करें, आप अपनी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की भी बात करें। आप यहाँ जो ज़बूं हाली और बैकवर्डनेस है इसको दूर करने की बात करें, ये आपका हक है। और वो एक फीलिंग उनके अंदर रफ्ता रफ्ता, मैं उम्मीद हूं कि वो बेदार हो। 2-3 चीजें आपने यहाँ पे कही। एक कहा कि इंक्लिनेशन जो कश्मीर टुवर्ड्स कश्मीर था, कश्मीरी पॉलिटिक्स की तरफ था, कश्मीर भी और जम्मू भी, व्हाटएवर। बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से मैंने पहले ही बात की कि रिलीजियस फैक्टर यहाँ पे जम्मू में जो वाज़ेह तौर पर सामने आया कि 29 सीटें यहाँ पे बीजेपी को गई, हिंदू मेजॉरिटी एरिया में, वहां पे मुस्लिम ज्यादा गई। तो क्या आपको लग रहा है कि वहां भी ये फैक्टर चलता है या उनके दिमागों में भी ये चीजें डाली जाती हैं कि देखिए, हमारा ये अलमिया है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट सुन रहा था और मैं सर पकड़ के बैठ गया। उमर साहब का ये कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जो बीजेपी की मुखालफत करती है। तो यार, आप लोगों को बीजेपी से डरा के जो उनका सपोर्ट हासिल कर रहे हो, आप जम्मू कश्मीर के लोगों से, वादी कश्मीर के लोगों से या पीर पंचाल वालों से इस बुनियाद पर वोट हासिल करना चाह रहे हो कि आपको बीजेपी खा जाएगी और मैं यहां खड़ा हूं आपको बीच में बचाने के लिए। ये आप जो फियर साइकोसिस पैदा कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो? या तो आप कहें दूसरी तरफ कोई साहबा की जमात है बीजेपी के मुकाबले में, या आपको जमात इस्लामी की हुकूमत कायम करने जा रहे हो, या निजाम मुस्तफा लेके आ रहे हो, तो फिर तो हम कहें कि ठीक है जी, उमर साहब का कहना दुरुस्त है कि बीजेपी की मुखालफत में वो इस्लामी निजाम यहां कायम कर रहा है। तो यार, आप जो है वो कांग्रेस की हिमायत कर रहे हो। वो कांग्रेस जो, मैं कहता हूं, अगर कहीं तकाबली जायजा पे आप अगर आ जाए कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बीजेपी या कांग्रेस में से किसने क्या किया है, तो आपके औसान खता हो जाएंगे। इस कांग्रेस ने जिस ढंग से एक सिस्टमैटिक तरीके से बड़े आप कह लीजिए कि एक मीठे अंदाज में कांग्रेस इस मुसलमानों का जो हशर किया है, वो सचर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने क्या किया हुआ है। अब उमर साहब की ये हालत है कि वो बीजेपी से डरा के लोगों को कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो। और पीडीपी लीडरशिप बिल्कुल उनका भी वही, उनकी रवश भी है, वो भी बीजेपी के नाम से डरा के लोगों को कहते हैं हमारे साथ में। जो हालांकि ये खुद, हाँ, मैं भी उसका पार्ट एंड पार्सल था। मैंने कहा ना, देखें,
पॉलिटिकल, ये कोई रिलीजन तो है नहीं, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। आपको अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए जहां आपका जो जो इंटरेस्ट क्लैश करते हैं किसी के साथ, तो फिर आपको ये हक हासिल है कि आप कहें कि अच्छा जी एनफ इज एनफ। मेरे सामने बीजेपी के, मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हूं और मैं ये अल्लाह ये कहता हूं कि मेरा बीजेपी के साथ जुड़ने की एक बुनियादी वजह है, और वो वजह ये थी कि हमने अमित शाह साहब के सामने पहाड़ियों का शेड्यूल ट्राइब का इशू रखा। बिल्कुल। क्योंकि हमारी तो एक तरीके से बिल का यूं आप कह सकते हैं कि एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स थे हम एज ए सोसाइटी, एज एन एंटिटी, पॉलिटिक्स को छोड़ दिए। एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो कानून बना, और वो उसको बनना ही था, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट और तकाजा भी वही था कि आपने शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देनी थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। और जिस वक्त पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई तो पुंछ राजौरी में जो उस वक्त 7 सीटें थी, तो 7 में से 5 रिजर्व हो गई शेड्यूल ट्राइब के लिए। पहाड़ी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इलेक्शन लड़ने से। तो क्या मेरा ये एक अपनी कम्युनिटी का एक छोटे मोटे वर्कर या नुमाइंदा होने के नाते क्या मेरा ये हक नहीं बनता, मुझ पर यह लाजिम नहीं था या मेरा फर्ज नहीं था कि मैं अपनी रोदात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सुनाऊं? और अगर वो रोदात मेरी सुन लेते हैं और हमें उस कैटास्ट्रॉफ से बचा लेते हैं और हमें भी शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करके पहाड़ियों को एट पार कर देते हैं, जिसके नतीजे में हम इलेक्शन लड़ने लायक भी हो गए हैं, हम इसमें नौकरियों में भी हमें हिस्सा मिलने लगा है, तालीमी इदारों में हमारे सब यहाँ पे एक जहन में मेरे एक चीज आई कि हम जब ST1 लीडर से पूछते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में, वो कह देते हैं हमें तो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हम वहाँ जितने भी रिजर्वेशन वो तो सारा एरिया वही है, हमें फायदा क्या मिला उससे। देखिए ये कहने की बातें होती हैं, जिस वक्त ये नहीं था तो ये लोग जाके हाईकोर्ट में रिट पिटीशन कर रहे थे, वहां पे रिट पिटीशंस मौजूद हैं, डिसाइड हुई हुई हैं गुजर भाइयों ने, जो दिमाग में आज भी चीजें आई, ये सारी कहने की बातें होती हैं। क्या गुजर कम्युनिटी के लीडर्स हाई कोर्ट में नहीं गए रिट पिटीशन फाइल की कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दो? तो जो बंदा एक रिट पिटीशन फाइल कर रहा हो तो दूसरा तो आपको तो कोई सी कहानी सुना ले, वो दूसरी बात है ना, बट असल तो बात वही है ना जो कोर्ट में। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए वो तो बिल्कुल आउट एंड आउट उनकी स्ट्रगल थी, उसमें बहुत उन्होंने काम किया। ये अलग बात है कि लीगली वहां अच्छा, इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन में पहाड़ियों का वो एक्सक्लूड थे इसमें। देखिए पुंछ राजौरी की 7 सीटें उस वक्त थी, 7 में से 5 सीटें रिजर्व हो गई थी शेड्यूल ट्राइब के लिए, और पहाड़ी तो शेड्यूल ट्राइब थे नहीं तब। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली उस वक्त पहाड़ी का क्या राइट रह गया था? ओनली राइट टू वोट। इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे बल्कि वोट डाल सकते थे। तो आप 5 सीटों पे जहां पे आप मेजॉरिटी में हैं, जहां पे पहाड़ियों की पॉपुलेशन का 65% जम्मू कश्मीर का उन्हीं 5 जगहों पर रह रहा है, और उन सीटों पे आपको इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है, तो फिर आप नारा लगाते रहे उमर अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस का या किसी PDP का या दूसरे का, क्या आपको जिंदा रहने का हक नहीं? उस मजबूरी में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने अपना एक दावा पेश किया, और हमारा 35-40 साल से एक इशू जिसको इसी कांग्रेस ने, इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इन्हीं लोगों ने स्कटल किया हुआ था, वो बीजेपी ने मंजूर किया, जिसके नतीजे में पहाड़ी इस डेवलपमेंट के लैंडस्केप पे कहीं एक कम्युनिटी के तौर पे सामने नजर आना शुरू हुए। अच्छा, अभी भी अंदर से है कि जिस तरह से उस टाइम हुआ है वो पहाड़ी वर्सेस जो ST1 वर्सेस ST, क्या अभी भी लोगों के जहन में है? अब ये चीजें उतरनी शुरू? देखिए जो आपने शुरू में बात की है ना, अगर आप उसकी स्पिरिट को देखो, अगर पीर पंचाल को स्विंग एरिना बनना है तो फिर इन कम्युनिटीज को एक दूसरे के करीब आना होगा। कहने को तो ये लोग कहते हैं कि जी ये बीजेपी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, ये बीजेपी की नहीं थी, ये पीर पंचाल के पहाड़ी और गुजरों को डिवाइड करने का ठेका शुरू से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लेकर रखा हुआ था, आज भी उसी के पास है। तो अगर हमारे इन लोगों को, गुजर हो या पहाड़ी, इनको अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को अंडरस्टैंड करना है और एक फैक्टर के तौर पे, एक स्टेक होल्डर के तौर पे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में कुंजी अपने हाथ में रखनी है, तो फिर इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। क्योंकि 20% की रिजर्वेशन है, 20% की रिजर्वेशन में 90 की असेंबली में 18 सीटें बनती हैं, एंड दैट्स ए ह्यूज नंबर।
और यहाँ नहीं बात खत्म होने वाली है, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, जैसा कि पॉलिटिकल कमिटमेंट है, बल्कि लेजिस्लेशन है कि 26 के बाद तो डिलिमिटेशन होगी, 30% सीट्स ऐड ऑन होंगी, और उस 30% सीट्स में अगर पीर पंचाल में भी 30% मिलता है तो 3 सीटें तो मिलनी चाहिए 8 में, तो 3 अगर मिल जाती हैं तो 11 हो गई। तो 120 की असेंबली में 11 सीटें रेलिवेंट होंगी, और आप यूं कह लीजिए कि ये सही मानों में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की चाबी जो है वो इसी रीजन के पास होगी। और ये खुशाइंद, और इसको ये भी ना कोई समझे कि ये खुदा न खास्ता किसी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियन के खिलाफ है या जम्मू वाले के, बल्कि ये वो बफर एरिया है जो दोनों रीजन्स को बैलेंस क्रिएट और कायम करने के लिए बड़ा रेलिवेंट होगा। तो इसको उस जाविये से नहीं देखा जाना चाहिए कि इस रीजन के पास अगर बार्गेनिंग चिप के तौर पे, और अगर बार्गेनिंग चिप भी हो, मान भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल पीर पंचाल में इतने लेजिस्लेटर्स हो जाते हैं जिनकी मर्जी के बगैर या जिनके कोऑपरेशन के बगैर गवर्नमेंट नहीं बन सकती, तो उसका इमीडिएट फायदा क्या होगा कि उस रीजन की डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल। और क्या ये कोई बुराई वाली सोच होगी? एक्सप्लॉयटेशन की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन जो हिस्टोरिकल आपके साथ प्रिजुडिसेस इस वक्त तक रवा रखी गई हैं, नियतन रखी हैं या हालात की वजह से रह गई हैं, तो अगर उसको करेक्शन कोर्स पर लेके जाते हुए अगर उसको डेवलपमेंट की तरफ आप इस रीजन को आगे ले जाएं, तो वो मेरे ख्याल से वो कोई बुराई नहीं है।